हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। सो दिस इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन 02। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। ये क्या होते हैं, इनको कैसे लिखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इनकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइए, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। तो लिखिए, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction, the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and chemical formulae of the substances involved in it is known as chemical reaction। तो डेफिनेशन तो थोड़ी सी लंबी है लेकिन सिंपल सी है। क्या है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल्स फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, पिछले लेक्चर में हमने देखा ना कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो कोई एक केमिकल रिएक्शन है, अब उसी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं उनके सिंबल्स और उनके केमिकल फॉर्मूले को यूज करके हम एक इक्वेशन बना देते हैं, शॉर्ट फॉर्म। ये समझ लीजिए केमिकल रिएक्शन है, वर्ड्स में लिखा है लंबा चौड़ा, उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कुछ सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूले यूज करके एक छोटी सी इक्वेशन बना देंगे जो उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। बस वही इक्वेशन क्या कहला जाती है, केमिकल रिएक्शन कहला जाती है। सिंपल सी है। तो चलिए थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, अगर नहीं लिखा है तो पॉज करके वीडियो और नोट डाउन कर लेना। तो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं कि कैसे हम कोई सा केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए पहले क्या होना चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन तो होना चाहिए। तो एक रिएक्शन लिखते हैं। जिंक मेटल react with dilute sulfuric acid to form zinc metal react with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas। तो ये केमिकल रिएक्शन है,
जिसमें जिंक मेटल और किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन से हमको इसकी एक इक्वेशन बनानी है। तो उससे पहले हमको क्या करना है, सबसे फर्स्ट काम करना है कि केमिकल रिएक्शन से हमको बनाना है वर्ड इक्वेशन। क्या बनाना है, वर्ड इक्वेशन। कैसे बनती है वर्ड इक्वेशन, क्या क्या रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स लिख लें। जिंक ने रिएक्ट किया है तो जिंक रिएक्टेंट है, जिंक लिख लिया। इसमें जिंक के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां हमने लिख दिया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक सल यू ठीक से नहीं दिख रहा ना, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये हमको गिव क्या कर रहा है, जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म, क्या बना रहा है वो, जिंक सल्फेट। ओह नो, इसको थोड़ा सा पीछे लिखते हैं रब करके। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या दे रहा है हमको, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना रहा है, टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। ओके, ये हमारी क्या कहलाती है, वर्ड इक्वेशन कहलाती है। इसमें हमने क्या लिखा है, सिंपली जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में उनके हमने नाम लिख दिया है। अब इसी से अगला स्टेप जस्ट होता है जो केमिकल इक्वेशन बना देता है। जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, तो हमने लिख दिया जिंक की जगह Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ओके, अब हमको ये क्या बना के दे रहा है, जिंक सल्फेट, क्या बना के दे रहा है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ZnSO4। जिसको ये फॉर्मूलेस याद नहीं हो क्या करेगा वो, इसी लेक्चर के अभी आप क्या कर रहे हैं, याद ही तो कर रहे हैं, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जब पढ़ाई करते हैं तो जितने भी ये फॉर्मूलेस मिल रहे हैं जिस भी चीज के हो आप याद करते रहिए। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन, सो सिंपल क्या है, H2। बस केमिकल इक्वेशन तैयार, ये केमिकल इक्वेशन हमारी तैयार। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ये केमिकल इक्वेशन है जो तैयार हो गया है। तो कितना सिंपल था ना, क्या करना है हमको, पहले केमिकल रिएक्शन पता है हमको, केमिकल रिएक्शन से हमको क्या बनाना है, पहले वर्ड इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, वर्ड इक्वेशन बनानी है, और वर्ड इक्वेशन के बाद हमको केमिकल इक्वेशन बना देनी है। कैसे, सिंबल्स और केमिकल फॉर्मूले यूज करके। इसके लिए आपको क्या जरूरी है कि आपको जो भी केमिकल्स हैं उनके केमिकल फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये एग्जांपल आप लिख लीजिए, इससे आपको हेल्प होगी। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मतलब क्या, बैलेंसिंग मतलब बैलेंस। ओके, तो जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना तो बैलेंसिंग मतलब जितने एटम्स, डिफरेंट एटम, जैसे यहाँ जिंक था, हाइड्रोजन था और क्या था, सल्फर था, ऑक्सीजन था ना, एटम्स थे ना इनके, तो जितने एटम्स इधर हो उतने जस्ट सेम एटम उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के इधर हो, तब हम कहेंगे कि हाँ क्या है, रिएक्शन बैलेंस है। जैसे इस केस पे देखना जरा, जो अभी हमने पिछले एग्जांपल पे देखा था, क्या देखा था, जिंक था, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया था जो रिएक्ट करके क्या बना रहा था,
जिंक सल्फेट बना रहा था और हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। अब इधर मेरे को बताइए कि जिंक के कितने एटम है? केवल एक, और तो कहीं जिंक नहीं दिख रहा। ओके, तो जिंक कितने हैं इधर? 1। जिंक किधर है? कितने हैं? 1। और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? प्रोडक्ट साइड पे एक ही एटम है, Zn का एक ही, जिंक का एक ही एटम है, तो 1। कोई बात नहीं। अब आप देखते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट साइड में कितने ठो हैं? 1 2, 2 है ना। हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 हैं। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2। चलो बढ़िया है। अब सल्फर का देख लेते हैं। सल्फर, इधर कितने सल्फर है? 1। इधर कितने सल्फर है? 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है इधर? 4। और इधर कितने हैं? 4। अब जो जो एलिमेंट्स हैं इधर, जो जो एटम्स इधर हैं, जितने भी हैं, सेम उसी पर्टिकुलर नंबर में इधर भी हैं। तो मतलब LHS और RHS में इक्वल है, ठीक है ना। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सारे एलिमेंट, सारे एटम्स सेम सेम नंबर में प्रेजेंट है। मतलब ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है। अब जरूरी नहीं कि हर केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। ये तो काफी अच्छा एग्जांपल मैंने छाट के लिखा था, तो इसमें क्या था, ये अपने आप बैलेंस, हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये खुद ही बैलेंस है। लेकिन सारे इक्वेशंस, सारे केमिकल इक्वेशंस ऐसे नहीं होते हैं, तो हमको क्या करना रहता है? उनको बैलेंस करना रहता है। अब आप पूछेंगे क्यों बैलेंस करें? नहीं करते हैं, दिक्कत क्या है इसमें बैलेंस करने की? तो दिक्कत है, आपने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, याद है आपको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ क्या बोलता था? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तुम खुद से अपना कहीं से मास लिख दिए कि लिखना था 4 एटम ऑक्सीजन के, आप लिख दिए 6 एटम अपने से, वो खुद से क्रिएट नहीं होगा, ना ही खुद से गायब हो जाएगा कि रिएक्टेंट साइड्स में 4 एटम्स थे किसी चीज के, आपने प्रोडक्ट में 10 लिख दिया, आपने बोला सही है, सब कुछ सही है। नहीं है, अपने से वो कैसे आ गया? तो खुद से वो नहीं आएगा और ना खुद से डिस्ट्रॉय होगा कहीं। ओके, तो बैलेंस करना, इसीलिए बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, उसमें मैं और समझाऊंगा कि क्यों हमको बैलेंस करने की जरूरत है। ओके, तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। किस चीज का एग्जांपल है वो? वाटर का। किस चीज का एग्जांपल है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर का। हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस वो क्या बना लेती है? हमारा वाटर बना लेती है। ये हो गई क्या? वर्ड इक्वेशन। इससे केमिकल इक्वेशन भी फॉर्म कर लेते हैं। H2 प्लस O2 गिव्स वाटर, यानी H2। अब इसमें देखिए, इधर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। इधर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। इधर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 2। इधर कितने हैं? 1। एक ही तो एटम है ना ऑक्सीजन का। अब एक कहां गायब हो गया? जादू है क्या कि इधर 2 एटम से? आप खुद सोचिए, आपने दो एटम लिए किसका? हाइड्रोजन का। लेबोरेटरी में है आप, 2 एटम लिया हाइड्रोजन के, 2 एटम है ऑक्सीजन के, दोनों को आपने रिएक्ट करवाया, वाटर बना, यानी कि 2 हाइड्रोजन मिला और 1 ऑक्सीजन। 1 ऑक्सीजन कहाँ गायब हो गया? कहीं तो गायब हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आ गया बीच पे। वो बोला ना, आप गायब कर ही नहीं सकते, कोई चीज डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती, आप बताइए वो कहां गया। तो इसलिए हमको इसको बैलेंस करना पड़ता है। देखिए कितना सिंपल है बैलेंस करना। इधर कितने ऑक्सीजन है? 1। इधर कितने? 2। तो इसको भी 2 कर देते हैं, 2 हो गया, बात खत्म क्या? ना, देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है इधर, और इधर कितने हो गए? 2 2 4 हो गए। कितने? 2 पहले से थे, इसमें 2 और इंटू हो गए, कितने हो गए ये?
4 हो गए, तो इधर भी बैलेंस करना जरूरी है। तो इधर अब देखिए जरा, अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड पे, 4, 2 2 जा 4। प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 2 2 जा 4, बढ़िया है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं 2, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं 2। सिंपल, दोनों साइड दोनों एटम्स इक्वल नंबर पे प्रेजेंट है ना, मतलब इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब आप एग्जाम पे केवल इक्वेशन नहीं लिख सकते, नंबर कट जाएंगे, आपको बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसे कभी हम फेल नहीं कर सकते। आपने इक्वेशन गलत लिखी, अनबैलेंस लिखी, मतलब वो नंबर खा जाएगा आपका। ओके, तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम और अब क्या देख लेते हैं, अब एक और टॉपिक है इसी में, फिर एग्जांपल्स करते हैं खूब सारे। ओके, इस टॉपिक में मास्टर होना, इस टॉपिक को मास्टर करना, कैसे किया जाता है इस टॉपिक को मास्टर, केवल और केवल एक रूल है, क्या है, प्रैक्टिस। क्या है, प्रैक्टिस। जितने ज्यादा एग्जांपल्स आप लगाएंगे उतना अच्छा ये टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, केवल आपको कोई भी टीचर आपको ऐसा नहीं होगा कि उसने पढ़ा दिया और आपको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन लिखना आ गया, बैलेंसिंग करना आ गया। आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बुक्स उठाइए, उसमें जितने क्वेश्चंस हों बैलेंस करना स्टार्ट कीजिए, पहले खुद से बनाइए, फिर उसको खुद से बैलेंस करिए। थोड़ा पहले डिफिकल्टी होगा, आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, फिर धीरे 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 आपसे आने लगेगा। ओके, तो अब देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं इसमें। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन को ना हम और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं मतलब वो सिंपल से केमिकल इक्वेशन लिखा है ना, उसमें थोड़े से और हम चेंजेस कर देंगे, जिसमें वो केमिकल रिएक्शन के बारे में सारी डिटेल हमको पता चल जाएगी। वैसे वर्ड्स में लिखते रहते हैं ना, तो काफी टाइम भी लगता है और पढ़ने में भी दिक्कत होती है। एक छोटा सा इक्वेशन लिखेंगे, उसमें थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे, जिससे वो केमिकल रिएक्शन की सारी चीजें हमको पता चल जाएंगी। तो हम कोई भी केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, 3 तरीकों से बना सकते हैं। देखते हैं कैसे कैसे। वी कैन मेक केमिकल इक्वेशंस more informative मतलब एक इक्वेशन से हमको उस रिएक्शन की बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, 3 तरीकों से। पहला क्या है, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी उल्टा लिख रहा था मैं, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स लिख रहा था, असलियत में कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हम किसी भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। मतलब फिजिकल स्टेट मतलब 3 तरीके की फिजिकल स्टेट होती है ना, या तो आपने जो रिएक्टेंट लिया है वो सॉलिड फॉर्म में था, या तो वो लिक्विड फॉर्म में था, या तो गैसियस फॉर्म में था। ऐसी जो प्रोडक्ट बना वो या तो लिक्विड फॉर्म में बना, या तो सॉलिड फॉर्म में बना, या तो गैसियस फॉर्म में बना। यही फिजिकल स्टेट्स को हम इक्वेशन में हम लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। इससे हमको पता चल जाता है कि जो भी हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट ले रहे हैं किस फॉर्म में लेंगे, किस फॉर्म में उस रिएक्टेंट को लेना है, तो वो रिएक्शन कैरी आउट होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जैसे ये एग्जांपल था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड,
Zn डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू व्हाट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए जिंक, जिंक हम मेटल है, हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में। तो इसकी फिजिकल स्टेट हमने शो कर दी, इसके जस्ट साइड पे लिखकर क्या, स्मॉल एम, स्मॉल एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में है। अब ये H2SO4, अब इस पे क्या लिखे, H2SO4 ये वाटर पे मिक्स रहता है, और कोई भी चीज, कोई भी सॉल्यूशन जो वाटर में मिक्स्ड हो उसको हम कैसा बोलते हैं, एक्वस। किस फॉर्म में, वो किस स्टेट में, एक्वस स्टेट में। होता लिक्विड है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर वो वाटर में डिसॉल्व है तो उसके लिए हम एक न्यू टर्म बना लेते हैं, एक्वस। तो ये किस फॉर्म में है, किस स्टेट में, एक्वस। इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, एक्वस। एक्वस का मतलब ये कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है किस पे डिसॉल्व है, वाटर पे डिसॉल्व है। अब फिर क्या बना, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट भी किस में डिसॉल्व है, वाटर में डिसॉल्व है। तो इसका भी फिजिकल स्टेट क्या हुआ, एक्वस। और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है ना, तो ये गैस। ये इस तरीके से हम इस इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना लिए। अब बताइए, ये इक्वेशन को देखकर हमको इस इक्वेशन के बारे में ज्यादा चीजें पता चली गई ना, कि जिंक जो हमको लेना है किस फॉर्म में लेना है, सॉलिड फॉर्म में। हमको जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेनी है, कैसी लेनी है, एक्वस लेनी है। एक और तरीके का आता है, क्या आता है वो, कॉन्सेंट्रेटेड आता है, मतलब उसमें वाटर ज्यादा नहीं होता, बस थोड़ा सा होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन हमको कैसा लेना है, एक्वस लेना है, ये पता चल गया। हमको ये भी पता चल गया जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो जिंक सल्फेट किस में मिलेगा, एक्वस फॉर्म में मिलेगा, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से कोई भी केमिकल इक्वेशन ना मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब सेकंड देख लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड तरीका क्या है जिससे कोई भी केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बन सकती है, ज्यादा चीजें पता चल सकती है उस इक्वेशन के बारे में। अगला तरीका क्या है, सेकंड है बाय इंडिकेटिंग heat changes taking place in the reaction। अब कई रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि उसमें या तो हीट रिलीज हो रही है या तो हीट देना पड़ रहा है। हीट मींस एनर्जी, या तो एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी देना पड़ रहा है। तो वो भी तो किसी केमिकल इक्वेशन में लिखी होनी चाहिए ना, तब ना हमको पता चल जाएगा अच्छा ये रिएक्शन में हमको हीट देनी पड़ेगी तब फिर ये रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन में हमको हीट रिलीज होगी, उसके हिसाब से हम अपने सेफ्टी इक्विपमेंट पास में रखेंगे। तो किसी केमिकल इक्वेशन में अगर ये भी लिख दिया जाए कि हीट रिलीज हो रही, कि हीट एब्जॉर्ब हो रही, तो कितना इंफॉर्मेशन हमको मिल सकता है उस रिएक्शन के बारे में, तो ये भी हम लिखते हैं। अब हीट रिलीज होगी, हीट देनी पड़ेगी, ये कैसा पता चलेगा, तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक तो होता है केमिकल एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। मैंने पिछले लेक्चर में शायद बताया भी था। एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी या हीट रिलीज होती है, वो रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिस रिएक्शन में हमको हीट देनी पड़ती है, जब हम हीट देंगे तब वो रिएक्शन होगा, ऐसे रिएक्शन क्या कहलाते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। तो आप चाहें, काफी इंपॉर्टेंट है ये टर्म, आप एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए पेज के साइड पे और वहां ये चीजें लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, काफी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं। क्या है, दोज रिएक्शन in which heat is released
released are called exothermic reaction. Those reactions in which heat is released are called exothermic reaction, and those reactions in which heat is absorbed हीट हमको वो ले रहा है, हीट ले रहा है, हमको देना पड़ रहा है, हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप एक छोटा सा बॉक्स बना के साइड पे ये चीजें लिख लीजिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, कि अब किसी केमिकल इक्वेशन में हम कैसे लिख सकते हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मान लो, मतलब हीट रिलीज हो रही, तो हम प्लस हीट या प्लस हीट एनर्जी या केवल एनर्जी, क्या प्लस हीट या प्लस हीट एनर्जी या केवल प्लस एनर्जी किस साइड पे लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड पे लिखते हैं, क्योंकि हीट रिलीज हुई है ना, एज अ प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, मिल ही तो रहा है ना वो, तो प्रोडक्ट साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट भी मिलता है, हीट भी मिल रहा है, तो हीट को किधर लिखेंगे, अगर रिलीज हो रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो राइट साइड पे लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी चीज बर्न करते हो, प्लास्टिक की चीज है, कोई भी चीज है, कचड़ा ही जला रहे हो, लीव्स जला रहे हो, ड्राई लीव्स, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसपे कार्बन होता है, वो कार्बन बर्न होता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, और CO2 गैस निकलती है ना, धुआं निकलता है, वही रिएक्शन, तो उसमें हीट भी तो निकलती है, आपने बर्न किया, वो जल रहा है, क्या भी निकल रहा है, हीट भी निकल रहा है ना, तो वो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो उसको कैसे लिखते हैं, देखिए जरा कैसे लिखते हैं, कार्बन था, कार्बन में जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं जलाने के लिए उसमें कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही रहता है, तो ऑक्सीजन भी मिल गया उसको, वो बर्न होके क्या बना देता है, CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस क्या निकलता है, बहुत सारा हीट, तो हमको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लस हीट। आप यहाँ प्लस हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं, या फिर प्लस एनर्जी बस भी केवल लिख सकते हैं। ओके, आपकी विषय आप क्या लिखना चाहते हैं। तो कार्बन है, कार्बन किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, कार्बन किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 किस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में, कार्बन बर्न हुआ, क्या मिला आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना गैसियस फॉर्म में, और प्लस क्या मिला आपको, हीट, क्या मिला, हीट रिलीज हुई ना, इसलिए हम किधर साइड लिखे, प्रोडक्ट साइड लिखे। ओके, किस साइड लिखे, प्रोडक्ट साइड लिखे। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है, दोनों सेम चीजें हैं, हीट और एनर्जी दोनों सेम चीजें हैं, तो उसका एक एग्जांपल देख लो, हमारे ऊपर वो रिएक्शन हो रहा, हम सांस ले रहे हैं ना, रिस्पिरेशन हो रही ना हमारी बॉडी में, वो भी कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम फूड खाते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, फिर हमने जैसी सांस लिया, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन और ग्लूकोज ने रिएक्शन कराया और क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो बाहर निकल जाती है, वापस एक्सेल हो जाता है, और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, और बॉडी को चलाने के लिए क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। तो वो रिएक्शन भी देख लो, रिस्पिरेशन का रिएक्शन है, क्या है, क्या होता है, ग्लूकोज होता है, C6H6 C6H12O6,
C6H12O6 प्लस क्या है, ऑक्सीजन गई अंदर O2। ओके, इसका ये ग्लूकोज किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना। अंदर जाता है, वाटर भी रहता है तो वाटर के साथ मिक्स रहता है, किस फॉर्म में रहता है, एक्वस फॉर्म में रहता है। ओके, O2 गैस गई है। ओके, ये क्या बना लेता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सेल हो जाती है, प्लस वाटर बनता है, और क्या बनता है, वाटर। वाटर क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड फॉर्म में। और क्या मिल जाता है, खूब सारी एनर्जी। क्या मिल जाता है, खूब सारी एनर्जी। क्या मिल जाता है, खूब सारी एनर्जी। तो ये हमको लिखना जरूरी है। अब ये रिएक्शंस में हमको क्या क्या चीजें भी पता चल रही कि कौन कौन रिएक्ट कर रहे हैं, क्या क्या बन रहा, किस फॉर्म में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या स्टेट है, और क्या पता चल रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हमको एनर्जी रिलीज हुई होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब यही एनर्जी से हमारी बॉडी काम करती है। ओके, ठीक है। अब ये दूसरा तरीका हो गया किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने का। किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या बनाने का, मोर इंफॉर्मेटिव बनाने का। अब जो तीसरा तरीका है वो भी देख लेते हैं। by indicating फिजिकल नहीं, by indicating conditions in which reaction takes place। अब कुछ रिएक्शंस बड़े एटीट्यूड वाले होते हैं। एटीट्यूड वाले मतलब वो बोलते हैं कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी हम रिएक्शन नहीं करेंगे। तुम बोलोगे नहीं नहीं यार कर लो, नहीं करेंगे। वो बोलेंगे ना, हमको करना ही नहीं, ये कंडीशंस करो हमारे लिए, तब फिर हम होंगे। तो उन कंडीशंस होंगे। अब आप गए हो, आपको कंडीशंस पता नहीं है, आपने रिएक्टेंट लिया, दोनों को रिएक्ट करवा रहे हो, बोलो प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा। तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट, उसने तो पहले ही बोल के रखा है मैं तो एटीट्यूड वाला हूं, ये कंडीशंस प्रोवाइड कराओ तभी मैं होऊंगा। ओके, वो कंडीशंस को भी तो लिखना जरूरी है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, तो वो कंडीशन भी लिखते हैं। इसका एक एग्जांपल किसका है, देखते हैं किस चीज का एग्जांपल है। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। किसका है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है किस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में, किससे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन से। किससे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन से। और क्या बना देता है वो, मिथनॉल। क्या बना देता है, मिथनॉल, लेकिन लिक्विड फॉर्म में। लेकिन वो ऐसे नहीं बनाता, उसको वो बोलता है कुछ कंडीशंस है मेरी, वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक मैं मिथनॉल नहीं बनाऊंगा। कौन कौन सी कंडीशंस है वो भी लिखना पड़ता है हमको, तो वो भी लिख देते हैं। क्या क्या है, वो पहले तो बोलता है मेरे को 300 ATM प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए, 300 ATM प्रेशर की यूनिट होती है ना ATM, तो वो बोल रहा 300 ATM प्रेशर चाहिए। जब तक इतना प्रेशर नहीं रहेगा मैं रिएक्शन नहीं करूंगा। और क्या है, इसके बड़े नखरे हैं, इस रिएक्शन के बड़े नखरे हैं। एक तो पहले वो बोलता है 300 ATM प्रेशर चाहिए मेरे को, और क्या बोलता है 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी चाहिए मेरे को, इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए मेरे लिए 300 डिग्री सेल्सियस। और क्या बोलता है वो, और भी बहुत सारे इसके नखरे हैं। और क्या बोलता है ये कि मैं इसका तो यूज नहीं करूंगा, जिंक ऑक्साइड का यूज नहीं करूंगा, लेकिन ये प्रेजेंट होने चाहिए। और क्रोमियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, इनका इस रिएक्शन में कोई यूज नहीं है, ये प्रोडक्ट बनते नहीं है। कहीं दिख रहा है आपको इनसे इनका एटम कहीं दिख रहा है आपको, इनसे बना हुआ कोई प्रोडक्ट दिख रहा है नहीं, केवल ये प्रेजेंट रहते हैं। और ये इक्वेशन को इस रिएक्शन को बोलते हैं भाई करो, भाई ये रिएक्शन करो, ये
मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं इनके लिए कि आप ये रिएक्शन कैरी आउट कराइए। और इनको ऐसे केमिकल्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में खुद तो यूज नहीं होते, खुद कहीं यूज नहीं होते हैं और किस यूज तो होते हैं, लेकिन किस लिए होते हैं? केवल उस रिएक्शन को करवाने के लिए। उनका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं, वो केवल वो रिएक्शन को कैरी आउट कराते हैं। ऐसे केमिकल्स को क्या बोलते हैं हम? कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड क्या है? कैटलिस्ट है। क्या है? कैटलिस्ट, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर है। इन दोनों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, तुमको प्रोडक्ट बनाना चाहिए और तुम प्रोडक्ट बनाओ। अब ये है कंडीशंस, ये है इस रिएक्शन की कंडीशंस। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगा। तो हमने देख लिया केमिकल इक्वेशन क्या होता है, फिर हमने देखा उसको लिखते कैसे हैं, फिर हमने देख लिया उसको कैसे बैलेंस करते हैं, और अभी हमने देखा कि उस इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं, उनमें से हमको ज्यादा चीजें पता कैसे चल सकती है। तो अब आती है बारी किस चीजों की? क्वेश्चंस लगाने की। अब बारी किस चीज की आती है? क्वेश्चन लगाने की। और जैसे मैंने पहले भी बोला था, इस टॉपिक को मास्टर करने का एक ही तरीका है, वो क्या है? नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स लगाएंगे, जितने नंबर ऑफ ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, ये टॉपिक उतना ही आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए, अब मैं इस वीडियो में कितने करा सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्वेश्चंस करा सकता हूँ, लेकिन आपको खुद से बुक लेनी है और जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो देखते हैं आप क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनके बोर्ड में एग्जाम्स में आने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है जो सारे पे वैलिड रहेगा। कौन सा? राइट केमिकल equations write chemical equations for, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। पहला क्वेश्चन किसका है? पहला रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा, आपको क्या लिखना है? केमिकल इक्वेशन लिखना है, प्लस बैलेंस रहनी चाहिए, और उसमें फिजिकल स्टेट आपने बता रखी हो। हीटेड आयरन मेटल reacts with steam। स्टीम पता है ना? स्टीम क्या होता है? वाटर को जब बॉईल करो तो भाप निकलता है ना, वही स्टीम है। उबलता हुआ वाटर, इतना समझ लो। स्टीम क्या? उबलता हुआ वाटर। रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड। डरो मत इससे, सिंपल। ये खुद ही बता दे। चलो हम खुद ही बता दे रहे हैं क्या है ये। Fe3O4, ठीक है ना? ये क्या है? Fe3O4। एंड क्या क्या बना रहा है ये? हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब ये केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है आपको। अब इससे आपको क्या बनाना है? इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? इक्वेशन बनाना है। बनाइए जरा, ट्राई कीजिए। आप लोग ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। आपको सिंपल दिया हुआ है, हीटेड आयरन मेटल है, तो रिएक्टेंट साइड पे क्या लिखेंगे हम? आयरन का जो फॉर्मूला रहता है वो लिखेंगे। विथ स्टीम मैंने बोल दिया वाटर होता है, उबलता हुआ, ठीक है ना? गैसियस स्टेट में उबल रहा, जो वेपर बना उसी को हम स्टीम बोलते हैं। तो वाटर है, वो हमको टू फॉर्म मतलब क्या बना रहा है वो?
सिंपल सा उसने खुद ही बता दिया क्या बना रहा, आयरन 2,3 ऑक्साइड ये बना रहा, और क्या बना रहा, एंड हाइड्रोजन गैस। सिंपल सा लिखा हुआ है, इसको बस लिखना तो है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप लिख देंगे, इनके केमिकल फॉर्मूले आते हैं तो आप लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। हीटेड आयरन मेटल मतलब आयरन यूज हुआ है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, प्लस किससे रिएक्ट कर रहा, स्टीम यानी वाटर। मैंने बोला ना स्टीम क्या होता है, उबलता हुआ, तो यहाँ पास आप लिक्विड नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, गैस, गैसेस स्टेट में इतना ज्यादा गर्म। क्या फॉर्म कर रहा है ये, क्या फॉर्म कर रहा, टू फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड जो दिया हुआ है, Fe3O4, ये भी एक सॉलिड होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, ओके, सॉलिड। और क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। अब मेन काम क्या आता है, इसको बैलेंस करना। मेन काम क्या आता है, इसको बैलेंस करना। इधर कितने आयरन के एटम्स हैं, 0 0 कहां, 1। इधर कितने आयरन के एटम्स हैं, 1। इधर कितने, 3। इधर 3 है तो इधर भी 3 होने चाहिए, तो चलिए हमने लिख दिया 3। आयरन का तो काम हो गया, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन, क्या देख लेते हैं, हाइड्रोजन। इधर 2 है, इधर 2 है, अभी चल रहा है, हाइड्रोजन काम है, ठीक है, बराबर है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन देख लेते हैं यार, यहाँ तो 0 है, 0 कहाँ, 1 है, सॉरी, कितने, 1 है। इधर कितने, 4 है। दोनों साइड तो बराबर होना चाहिए ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड कराना है, तो इधर हमको 4 लगाना पड़ा। अब ऑक्सीजन भी इधर 4 है, इधर भी 4 है, आयरन इधर 3 है, इधर भी 3 है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया, इधर कितना हो गया, 8 हो गया, इधर 2 हो गया। तो 2 से क्या हम 8 नहीं बना सकते बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए, सारा कुछ तो सिंपल सा है, सारा कुछ बन गया है। अब केवल हाइड्रोजन दिक्कत कर रही, वो भी हम यहां से उसको बना सकते हैं बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए। अगर हम यहाँ पर सिंपल 4 लिख दें तो क्या सब कुछ बैलेंस्ड हो गया, चेक कर लो। आयरन 3 बैलेंस्ड, टिक, बैलेंस्ड। इधर हाइड्रोजन 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है, बैलेंस्ड। ऑक्सीजन इधर कितने, 4, इधर कितने, 4, मतलब बैलेंस। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। तो ये केमिकल रिएक्शन था, हमने इक्वेशन फॉर्म किया, उसके फिजिकल स्टेट्स को लिखा और क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। बैलेंसिंग में थोड़ा सा आपको एफर्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आ जाएगा, ओके। तो क्वेश्चंस लगाते रहिए, मैं बार बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा कि क्वेश्चन लगाते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो तो वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वर्ड इक्वेशन लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, वर्ड इक्वेशन लिख दे रहा हूं, आप केमिकल इक्वेशन बना लीजिए। वर्ड इक्वेशन क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन, और क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने वर्ड इक्वेशन बना दिया है, आपको क्या बनाना है, केमिकल इक्वेशन बनानी है और उसको बैलेंस करना है, और फिजिकल स्टेट्स भी आपको बताना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको, मैंने फिर से बोल रहा हूं, क्या आना चाहिए, केमिकल फॉर्मूलेज आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन क्या क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या है, आई होप आप लोग ने कर लिया होगा। हाइड्रोजन क्या होता है, H2 गैस होता है, ओके, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन भी गैस होती है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, Cl2, क्लोरीन का क्या होता है, Cl2, ये भी गैस होती है। ये रिएक्ट किए, क्या बना लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl,
HCl लिक्विड फॉर्म में आपको मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गई आपको लिक्विड फॉर्म में। अब ये केमिकल इक्वेशन तैयार होगी, बस क्या बचा इसकी बैलेंसिंग बची है। क्या बचा है? केवल बैलेंसिंग बची है। इधर 2 है, इधर 2 है, इधर केवल 1 1 है। क्या करूं? सिर्फ कितना सिंपल, इससे सिंपल कैसे हो सकता है? अगर केवल यहां पास में 2 लगा दूं, अब बोलो इधर हाइड्रोजन कितने 2, इधर कितने 2, इधर क्लोरीन कितने 2, इधर कितने क्लोरीन 2, कितने 2। ओके, बैलेंस हो गया, सिंपल। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन reacts with nitrogen to form अमोनिया। ठीक है, हाइड्रोजन है, किससे रिएक्ट कर रहा? नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा, क्या बना रहा? अमोनिया बना रहा। ट्राई कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। नहीं बन रहा, आई होप बन रहा हो। अगर नहीं बन रहा हो, अगर नहीं बनेगा, केवल एक रीजन होगा कि आपको केमिकल फॉर्मूले नहीं पता होंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी कीजिए कि केमिकल फॉर्मूले याद कर लीजिए। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं। हाइड्रोजन गैस थी, कोई बात नहीं, प्लस हमने क्या ऐड किया इस पे? नाइट्रोजन गैस, यानी N2। नाइट्रोजन मीन्स N2। और ये क्या फॉर्म कर रहा है? फॉर्म करके क्या हमको दे रहा? अमोनिया। क्या फॉर्म करके दे रहा? अमोनिया। ठीक है ना, गैस ही है, अमोनिया भी एक गैस है। केमिकल इक्वेशन तैयार। अब क्या बचा है? केवल इसकी बैलेंसिंग। बैलेंसिंग देखते हैं। 2 3 2 1। क्या करें? क्या करें? जब भी 2 और 3 वाला फंसे ना, 2 और 3 वाला, तो कहीं ना कहीं टोटल में 6 आने की ज्यादा चांसेस रहती। हरदम तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है कि अगर वही एटम 2 हो और यहाँ वही एटम 3 नंबर में प्रेजेंट हो, 3 हो, तो क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम क्या होता है? 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है ना। तो कहीं ना कहीं टोटल नंबर कितने आने चाहिए? 6 आने चाहिए। तो ट्राई करते हैं। अगर मैं क्या करूं, इधर 2 कर दूं, नहीं इधर 3 कर दूं, क्या कर दूं? 3, तो 3 2 जा 6। इधर 2 कर दूं, 2 3 जा 6। हाइड्रोजन बराबर नाइट्रोजन, इधर 2 थे, इधर 2 हो गए, नाइट्रोजन भी बराबर। सिंपल। तो ऐसे बता रहा हूं आपको, ट्रिक के लिए समझ लीजिए। अगर वही एटम इधर 2 हो, 2 हो, और इधर कितने हो? 3 हो, जरूरी नहीं नाइट्रोजन, कोई सा भी एटम, इधर अगर 2 हो, इधर 3 हो, तो कहीं ना कहीं वो टोटल पे कितने आने चाहिए? 6 आने चाहिए। क्यों? क्योंकि एलसीएम तो वही है, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेशल केस हो तब। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये बैलेंस भी हो गया, हमने इक्वेशन भी बना ली। तो फिर आज का लेक्चर यही बंद करते हैं। तो और मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।